क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टॉक क्वेरी, रिकॉर्ड स्टेटस एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस क्लास में हम कवर करेंगे ये 3 टॉपिक। स्टॉक क्वेरी, तो स्टॉक क्वेरी होता क्या है? तो स्टॉक क्वेरी हमें किसी आइटम के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह किसी आइटम के बारे में सभी अनिवार्य वर्तमान जानकारी को एक ही स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक क्वेरी में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, जो कस्टमर के साथ ऑर्डर का मोलभाव करने में सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर से ऑर्डर पे मोलभाव करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें वैकल्पिक आइटम की लागत, मूल्य के विवरण भी होते हैं। स्टॉक क्वेरी देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो स्टॉक क्वेरी के लिए आपको देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली से नेक्स्ट जाएंगे आप डिस्प्ले। यहाँ मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ मिलेगा आपको स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी में आप, जैसे मैं स्टॉक आइटम में देखना चाहता हूँ नोकिया 5.1 प्लस के बारे में, तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी कि हमारे पास कितने सेट और रखे हुए हैं, कितने का अभी अब कॉस्ट प्राइस है उसकी 7,000 रुपये। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस भी 7,000 रुपये रखी हुई है और सेलिंग प्राइस हमने 7,500 के अंदर सेल की हुई है उसको। तो एक 5 को मैंने सेल किया था, कैश में परचेस किया था ये दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आकाश को सेल किया है, मोहित को सेल किया है और यहाँ पे कैश में सेल किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर रिकॉर्डर स्टेटस। तो ये भी रिकॉर्ड देखने के लिए होता है। जैसे स्टॉक क्वेरी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, वैसे ही रिकॉर्डर स्टेटस भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। ये मिलेगा कहाँ आपको? डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में रिकॉर्डर स्टेटस। ठीक है, तो रिकॉर्डर स्टेटस आप जिसके अकॉर्डिंग देखना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इंटर करोगे तो जैसे मैंने कैश में गुड सेल परचेस किए थे तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने रोहित से क्रेडिट में परचेस किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डर स्टेटस दिखा रहा है आपको। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो रिकॉर्डर स्टेटस है उसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। रिकॉर्डर स्टेटस हमें उपलब्ध स्टॉक एवं रिकॉर्ड रीऑर्डर लेवल, न्यूनतम रीऑर्डर मात्रा में उसके आधार पर किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा किए गए अगले ऑर्डर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप कर चुके हो वो भी दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है या आप किसी को ऑर्डर दे हो तो वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, यह रिपोर्ट हमें उस समय पर सामग्री की खरीदी हेतु उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करती है और कई परचेस ऑर्डर दिया जाना है या नहीं जाना है इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी आपको तत्काल ही उपलब्ध करा देती है। यानी कि आपने जो ऑर्डर किया है वो भी दिखाएगा और अगर आप ऑर्डर करने वाले हो तो वो भी आपको ये बता सकता है, उसके द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट हम देखने जाएंगे तो ये भी एक टाइप की रिपोर्ट होती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो कभी कभार हमारे साथ हुआ हो, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी होना ही है या होगा, ये कभी कभार आप कर सकते हो। तो जैसे एक्सेप्शन रिपोर्ट में, एक्सेप्शन केस में जो हमारे साथ हुआ हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये दिखेगा आपको डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव स्टॉक। अब नेगेटिव स्टॉक होता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 5 सेट रखे हुए थे लेकिन मैंने बिल बना दिया 10 सेट का। ठीक है, तो मेरी टैली क्या शो करेगा कि वो शो करेगा कि आपके पास तो 5 सेट है, आपने 10 सेट सेल कैसे कर दिया, तो वो नेगेटिव स्टॉक में दिखाने, यानी कि माइनस में दिखाने लगेगा। तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैंने 3 सेट माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे पास एक ही सेट था सोनी एलईडी टीवी का, जिसमें से मैंने उसे 4 सेट सेल कर दिए। ठीक है, अब 4 सेट सेल कर दिए तो 3 सेट नेगेटिव स्टॉक में दिखाने लगा, मतलब कि वो मेरे पास है ही नहीं और बिल बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यदि ये तो स्टॉक आइटम की बात हो गई कि नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। अब नेगेटिव लेज़र की बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव में मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि भाई आपके पास है 51,000, आपने यहाँ से देखते हैं
तो मैंने यहाँ पे 1,05,000 रुपये का परचेस किया, जिसमें से 51,000 रुपये का माल सेल कर दिया। तो 51,000 रुपये तो आ गए मेरे पास, लेकिन 54,000 रुपये का अभी भी नेगेटिव स्टॉक में। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं लगाया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस में होता है कि भाई हम पैसा ही नहीं लगा पाए और हमने माल बेचना स्टार्ट कर दिया, माल सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन केस में नेगेटिव स्टॉक कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है ओवर ड्यू रिसीबल्स एंड पेबल्स। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने किसी को माल बेचा और मैंने उसको 30 दिन का टाइम दिया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एंट्री की हुई है कि भाई मैंने एक व्यक्ति को, आकाश को माल बेचा, उसको 30 दिन का टाइम दिया था। उसने जून में मेरे से माल खरीदा और 30 दिन का टाइम कर मांगा मेरे से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसको वो पैसा कब देगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने F2 प्रेस किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 अप्रैल से 1 जून तक का दिखाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ओवर ड्यू का मतलब होता है कि ड्यूरेशन के बाहर निकल जाना। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि F2 से ये दिखाया मुझे 1/6 से, यानी 1 जून से 1 जुलाई तक का। तो 1 जुलाई तक। तो जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगा तो वो कहेगा कि भाई आकाश का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, 15,000 रुपये पेंडिंग है 1 जुलाई को उसका टाइम, और ड्यूरेशन उसके बचे हैं दिन 1। ठीक है, 0, 1 भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवर ड्यू कहलाता है, यानी ओवर ड्यू रिसीबल, यानी इससे पैसा लेना है लेकिन अभी तक इसने दिया नहीं, इसका टाइम भी हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से ओवर ड्यू पेबल होता है। तो पेबल करके बाद दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लेज़र है, तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ। तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज वाउचर, सप्लाई का इनवॉइस नंबर, डेट, और यहाँ पर मैंने एक बना कर रखा है मनीष क्रेडिटर। इसको भी मैंने 30 दिन का टाइम दिया। ठीक है, तो ये भी जून में माल खरीद रहा है और मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ एक्सेट नोकिया 5.1 प्लस का। ये मेल लोकेशन पर रखा हुआ है, 7,500 रुपये का। ठीक है, इससे मैंने ये परचेस कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे को उसको पैसा पे करना होगा। कब पे करना होगा? 30 दिन के बाद। तो जब यदि मैं डिस्प्ले में जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके ओवर ड्यूज पेबल देखूँ कि भाई मेरे टाइम हो चुका है, जैसे मान लीजिए लेटर सपोज टाइम हो गया, तो F2 प्रेस किया मैंने, 1 जून से 1 जुलाई में पहुँच गया। तो यहाँ पर 1 जुलाई पे मेरे पास 0 डे का टाइम है, यानी कि मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है, अब मेरे को उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवर ड्यूज पेबल और रिसीवल्स होते हैं। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि भाई मेरे को कब किसको पैसे कितने देने हैं और किससे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्टॉक क्वेरी, रिकॉर्डर स्टेटस, एक्सेप्शन रिपोर्ट में नेगेटिव स्टॉक एंड लेजर, ओवर ड्यू रिसीवल्स एंड पेबल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर के बारे में। तो मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ होता है एक ऐसा वाउचर जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वाउचर है जिसमें कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्री नहीं होती है, याददाश्त के तौर पर एंट्री करने के लिए रखी जाती है। तो मेमोरेंडम वाउचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मेमो वाउचर एक नॉन ट्रेंडिंग और नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इसमें की गई एंट्री का असर किसी भी रिपोर्ट पर नहीं होता। इस वाउचर में याददाश्त के लिए एंट्री की जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। इसका असर ना तो आपको बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाउचर का असर आपको सिर्फ देखने को मिलता है तो वो याददाश्त के तौर पे होता है। ठीक है, और इनमें से कहीं पर भी आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ एंट्रीज एक अलग मेमोरी रजिस्टर में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो दिख नहीं रही, लेकिन दिखेगा कहाँ? तो ये एक मेमोरी रजिस्टर में दिखाई देगा। तो मेमोरी रजिस्टर आपको मिलेगा कहाँ? एक्सेप्शन रिपोर्ट में मिलेगा ये। ठीक है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा मेमोरेंडम वाउचर नाम का एक रजिस्टर। मेमोरेंडम वाउचर को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप भविष्य में होने वाले खर्च के लिए प्रावधान करना चाहते हैं लेकिन भूलने की संभावना होती है, तो यह वाउचर टाइप सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए जब हमने अपनी किसी एम्प्लॉय को कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश देते हैं। मान लीजिए मैंने एक दिन पहले किसी आइटम को किसी एम्प्लॉय को आइटम खरीदने के लिए पैसे दे दिए।
ठीक है। लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि भाई कितने का वो आएगा। उसने कहा कि सर मेरे को 2,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है। अब उसको खुद नहीं पता कि वो कितने का आएगा, तो वो क्या करता है कि एक एंट्री कर लेता है कि भाई मैं एंट्री कर लूँगा कि इसने इतने पैसे मुझसे लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि क्या वो एंट्री होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, प्रेटी कैश एडवांस में उसकी एंट्री कर लूँगा, ठीक है। और इस एंट्री को मेमोरेंडम बाउचर में कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे करना क्या है। तो सिंपली मैं आपको करके दिखा देता हूँ मेमोरेंडम बाउचर यूज़ होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको उसको करके दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि ये यूज़ कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकली यूज़ मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, जाना है टैली में। यहाँ पे मैं आपको एक लेज़र बनाऊँगा। तो लेज़र मैंने बना ली एम्प्लॉई ए के नाम से, ठीक है। एम्प्लॉय ए के नाम से मैंने एक लेज़र बना ली है, ठीक है। और ये मैं रख दे रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे लिए अभी ये खर्चा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि भाई ये कम मुझे पैसे देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटर किया इसको, ठीक है। और अब ये मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा F11। F1 में आपको यस करना होता है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल बाउचर। इसको यस करेंगे तो मेमोरेंडम बाउचर भी ओपन हो जाता है। रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल बाउचर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सिंपली इसको करने के बाद आपको करना क्या है, आप जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में। यहाँ पर आपको मिलेगा मेमोज नाम से एक बाउचर राइट पैनल में। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं पैसे किसको दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय ए को। तो एम्प्लॉय ए का जो अकाउंट है वो होगा डेबिट, यानी कितना डेबिट, मान लीजिए 2,000 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट किसका अकाउंट होगा, तो मेरा अकाउंट होगा, यानी कैश। तो ये कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली नेगेटिव स्टॉक इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इसमें कैपिटल नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से उसके पास से अब पैसा चला जाएगा ना, तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाई देगा। जैसे आप मान लोगे करंट एसेट्स में दिखाई दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कैश एंड में नहीं दिखाई देगा। ये अभी भी 53,000 रुपये ही दिखा रहा है मुझे, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये दिखाई नहीं देने वाला, ये भी एक रिपोर्ट होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट में इसका एक खुद का रजिस्टर होता है जिसे याददाश्त के तौर पर रखा जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने एम्प्लॉय ए को 1,000 रुपये दे दिए एक दिन पहले, और दूसरे दिन उसने काम करवाना है। अब उसको खुद नहीं पता कि कितने पैसे लगने वाले हैं और क्या काम करवाना है, क्योंकि उसको ऑफिस मेंटेनेंस का काम करवाना हो सकता है, वो कलरिंग करवा दे, हो सकता है वो कुछ और काम करवा दे। तो वो सारा खर्चा मिला के हमें बता देगा। तो सिंपली उसने हमसे पैसे लिए, तो हमने याददाश्त के तौर पे एंट्री कर दी कि भाई एम्प्लॉय ए ने हमसे मई में 2,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। अब दिखाई कहाँ दे रहा है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब याददाश्त के तौर पे था तो याददाश्त के रजिस्टर में ये दिखाई देगा, यानी मेमोरेंडम बाउचर में ही दिखाई देगा। अब क्या होगा कि भाई एम्प्लॉय ए ने हमें बता दिया कि मैंने ये खर्चा करवाया, उसने पेंटिंग करवाई है ऑफिस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको करना कुछ भी नहीं है, नई एंट्री नहीं करनी है। यहाँ से आपको वही एंट्री फ्लिप कर, यानी उसको ही कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट करोगे किस में, तो F5 पेमेंट वाउचर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कैश की जगह पे अब उसने खर्चा बता दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ये तो होगा नहीं क्योंकि वो खुद के लिए तो मांग नहीं रहा है पैसे। तो यहाँ पे मैं एक लेज़र बनाऊंगा अल्ट के साथ, सी के साथ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेंटिंग, पेंटिंग चार्जेस, ठीक है। और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पेंटिंग चार्जेस, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। अब पेंटिंग चार्जेस में उसने कहा कि नहीं 2,000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ है, यहाँ पे 1,500 रुपये खर्चा हुआ है। तो ये 500 रुपये हमारे कैश एंड में वापस चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो मेमोरेंडम बाउचर से एंट्री हट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से याददाश्त के तौर पे जो एंट्री की गई थी वो तो हट गई है अब, ठीक है। अब ये कहाँ दिखाई देगी, तो ये दिखाई देगी आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड में भी दिखाई देगी आपको ये। तो मैं यहाँ पे कैश इन हैंड में देख ले रहा हूँ उसको, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है हमें पेमेंट वाउचर में, ठीक है। हमने ये एंट्री की हुई है, ठीक है। और दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाई देगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पेंटिंग चार्जेस, तो ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेमोरेंडम बाउचर की एंट्री।
और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये नॉन अकाउंटिंग बाउचर है, एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, यानी याददाश्त के तौर पर रखने के लिए किया जाता है। तो इस बाउचर में यही इसी तरह की एंट्रीज की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको